कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा भी संप्रभु अधिकार है भाई, शुड नॉट हैपन। सर ये तो बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा तक की। अब अगर बात करें हम क्रिटिकल एनालिसिस की, तो एनपीटी की असमानता देखिए। अप्रसार संधि ने हथियारों को खत्म करने के बजाय एक हायरार्कीगत, एक पदानुक्रम की संस्था का रूप दे दिया। यह परमाणु संपन्न देशों को हथियार और आधुनिक करने की छूट देता है, जबकि दूसरों को रोकता है। अगर तुम्हारे पास में 1968 से पहले परमाणु हथियार है तो तुम रखो, तुम उसे और मॉडर्न करो, तुम जखीरा और बड़ा करो। बाकी जिसके पास में नहीं है वो और बड़ा नहीं कर सकता उस जखीरे को। अब इसमें ईरान की स्थिति भी तो सोचिए। ईरान से कहा जा रहा है कि दशकों के प्रतिबंध से आर्थिक मुआवजा के बदले वह अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के भंडार को पूरी तरह नष्ट कर दे। कि सर मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर क्या नहीं करूंगा, निरीक्षण नहीं रखूंगा, कभी तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाऊंगा, मैं ये सब हटा दूंगा, व्यापार करने दूंगा, बस तुम जो है ये यूरेनियम संवर्धन जो कर रहे हो, जो परमाणु हथियार बना रहे हो ना, ये भंडार को नष्ट कर दो। याद करो, ईरान एग्जाम्पल देता है, इजराइल का, भारत का, पाकिस्तान का, ये तीनों देश एनपीटी के बाहर है। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, तीनों ही परमाणु संपन्न है और तीनों ही क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि के बाहर है। ये जो अप्रसार संधि जो थी ना एनपीटी, इसके बाहर। तो इजराइल ये तर्क, ईरान ये तर्क देता है कि देखिए भाई साहब, बात है ये कि इनके पास परमाणु हथियार है, इन तीन देशों के पास में, इसके बावजूद भारत, पाकिस्तान को महाशक्तियों के द्वारा जो है रणनीतिक भागीदार माना जाता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स माना जाता है। इजराइल पिछले 5 परमाणु बम होने के अपने ओपन सीक्रेट को भी जो है कभी निरीक्षण का सामना नहीं करना पड़ा। पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल के पास में जो है परमाणु हथियार है, परंतु उसके पास परमाणु हथियार है ये ओपन सीक्रेट है, सभी को पता है। कभी निरीक्षण हुआ, कभी प्रतिबंध लगा नहीं, और न ही उस पर कोई निशस्त्रीकरण, नॉन प्रोलिफरेशन का ऐसा दबाव है कि तुम अपने यूरेनियम संवर्धन के भंडार को जो है खत्म कर दो, नष्ट कर दो। ऐसा कभी भी उनके ऊपर तो नहीं हुआ, फिर हमारे ऊपर क्यों? ईरान कह रहा है ये मेरा संप्रभु अधिकार है, मुझ पर कोई निशस्त्रीकरण का, नॉन प्रोलिफरेशन का दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने इस संधि का हस्ताक्षर नहीं किया है। इसी कारण ये जो डील हुई थी JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसका पतन हुआ। ईरान ने 2015 में समझौते का पालन किया और इतिहास का सबसे दखल देने वाले निरीक्षण, यानी एक इंट्रूसिव इंस्पेक्शन रेजिम, यानी बहुत ही कड़ा निरीक्षण था, है ना। ईरान में कुछ भी हो रहा तो ईरान के अंदर जाकर के अमेरिकी या वेस्टर्न जो निरीक्षण एजेंसीज हैं, IAEA नाम से जानी जाती है, वो बार बार परीक्षण करती थी। उसको स्वीकार किया, चल भाई मैं इतना भी हस्तक्षेप स्वीकार करती हूं, लेकिन फिर भी उसे अमेरिका से हटने और सैन्य विनाश की धमकियों का सामना करना पड़ा, है ना। ये सारी चीजें मान रही है, पर फिर ट्रंप आया, ट्रंप खुद बाहर हो गया इस डील से और ईरान पे फिर प्रतिबंध लगा दिया। क्या ये वैश्विक परमाणु व्यवस्था में पाखंड नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पे विश्लेषण अगर मैं लिखूंगा तो मैं विश्लेषण में ये चीज डेफिनेटली लिखूंगा कि सर ऐसी चीजें अपने आप में वैश्विक परमाणु पाखंड के रूप से, इसको एक तरीके से, है ना, परमाणु व्यवस्था में पाखंड का रूप लिया जा सकता है, हिपोक्रेसी का ही रूप है। क्योंकि आर्टिकल बहुत ही स्पष्ट रूप से ये सवाल उठाता है कि आखिर ईरान से वह क्षमता त्यागने के लिए क्यों कहा जा रहा है जो 9 परमाणु संपन्न देशों के पास में सुरक्षित रखी हुई है। अमेरिका, जिसने स्वयं में 1945 में निर्दोष नागरिकों पे परमाणु बम का उपयोग किया था, आज खुद को परमाणु व्यवस्था का जो है रक्षक, गार्जियन मानता है। क्या ये दोहरा मापदंड है? नहीं। सोचिए, है ना, बिल्ली 100 चूहे खाके हज को चली, संभव है ये? दूसरा, लैक ऑफ ट्रस्ट इन डिप्लोमेसी, कि लोगों को कूटनीति पर विश्वास की कमी है। लोग डिप्लोमेसी में बात ही नहीं करना चाहते। जो JCPOA डील थी, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था आपके पास में, है ना, JCPOA, इसके पतन ने एक खतरनाक मिसाइल कायम की थी दोस्तों। जब ईरान ने नियमों का पालन किया
तब भी अमेरिका एक तरफा रूप से समझौते से बाहर हो गया। सोचिए, और इससे अन्य देशों को क्या संदेश गया कि भविष्य में अमेरिका के साथ किसी भी तरह का हथियार समझौते की पालन की कोई गारंटी नहीं। अमेरिका तुम्हारे हाथ बांध के, तुम्हें पिलर से बांध करके जला भी देगा और फिर कहेगा नहीं यार मजा नहीं आया यार, अभी भी और कैसे मार सकते इस आदमी को। नियम आधारित व्यवस्था का अभाव है भैया, है ना, रूल बेस्ड ऑर्डर है ही नहीं। तो जो नियम आधारित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि नियम आधारित व्यवस्था हो तो ऊपर वाले लोगों हो चाहे नीचे वाले, अमेरिका हो चाहे ईरान हो, सबको सेम नियमों से तोला जाएगा। यह कहना गलत होगा कि आज दुनिया में एक नियम आधारित व्यवस्था से चल रही है, नहीं सर। वर्तमान व्यवस्था ईरान को समझौते के पालन करने के बावजूद दंडित किया जा रहा है। दिस ईरान इज बीइंग पनिश्ड फॉर कंप्लायंस, जबकि इजराइल, भारत, पाकिस्तान जैसे देश को पुरस्कार या स्वीकृत करती है। तो सर भारत के पास है, चलो ठीक है, ईरान के पास नहीं होना चाहिए, इजराइल के पास है, ठीक है, ईरान के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन जो है सबसे बड़ी, है ना, आउटकम है आपके पास में, जो आप मेंस परीक्षा में तर्क की तरह लिख सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों। एनपीटी और ईरान परमाणु समझौते के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जेसीपीओए समझौते के तहत ईरान के अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण को स्वीकार किया, लेकिन 2018 में अमेरिका एक तरफा रूप से समझौते से बाहर हो चुका था आपके पास में। सर बात तो सही है, स्टेटमेंट इज ट्रू। एनपीटी वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण, कंप्लीट डिसआर्मामेंट को तत्काल प्रभाव से लागू करती है और सभी देशों के लिए समान नियम निर्धारित नहीं है सर, है ना, नहीं है। एनपीटी जो है, क्योंकि पूर्ण निशस्त्रीकरण तत्काल लागू नहीं हुआ, बल्कि एक दुनिया को परमाणु संपन्न यानी हैव्स और गैर परमाणु यानी नॉर हैव्स नॉट देशों में बांट दिया, जिससे एक पदानुक्रम, एक हायरार्की बनती गई। तो ये गलत हो गया दोस्तों, पहला कथन सही है। अगला प्रश्न जल्दी से इसे सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश परमाणु अप्रसार संधि के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, लेकिन उन्हें रणनीतिक कारणों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार या नजरअंदाज किया जाता है? यस आंसर। राइट, पढ़ा है हमने अभी। वेरी इजी फीजी, एक मेंस का क्वेश्चन, इसे आप लिखेंगे और सबमिट करेंगे जे सर यूपीएससी टेलीग्राम या इंस्टाग्राम हैंडल पे। आंसर राइटिंग इज मस्ट, कलम चलेगी दिमाग चलेगा। इसका मॉडल आंसर मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है, पीडीएफ के अंदर, नोट्स के अंदर। साथ ही आपको वोकैब भी दे दी गई है कि इम्पास, हाइपोक्रेसी, रिलिंक्विश, अल्टीमेटम, है ना, ऐसे ऐसे शब्द मैंने एनिहिलेशन जो इसमें यूज किए उसको हिंदी में कैसे लिखना है ना, वो सारे शब्द दिए गए, इसको पढ़िएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ, है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ। बात क्या की जा रही है दोस्तों? डिजिटाइजेशन एंड एफिशिएंसी इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हमारे पास में, है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आपराधिक न्याय प्रणाली जिसको कहा जाता है। तो इस आपराधिक न्याय प्रणाली को हम लोग कैसे, एक तो डिजिटलीकरण कर रहे हैं और दूसरा और दक्ष कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं। सर ये सारी चीजें हमारे कहाँ काम की है? देखिए जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो है पॉलिटी है उसमें पढ़ा जाता है, और जब हम तकनीक की और एफिशिएंसी की बात करेंगे तो जीएस पेपर 3 में जो है साइंस एंड टेक पढ़ा जाता है, उसमें पढ़ा जा सकता है इस टॉपिक को। तो ये है तो काफी मजेदार आर्टिकल, काफी अच्छा खासा मजा हुआ आर्टिकल है दोस्तों। आइए इसकी वस्तु विवेचना आप लोगों के समक्ष रखते हैं। गवर्नेंस का टॉपिक है, शासन का टॉपिक है, वहां पढ़ सकते हैं। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप पढ़िएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप मेरे साथ में पढ़िएगा, उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ साथ में, है ना, आप लोगों से कनेक्ट करते हुए उसको आगे बढ़ाना मैं आवश्यक मानता हूं हमेशा ही, है ना। तो इमेजिन करते हैं सबसे पहले एक चीज को समझने के लिए, सिंपल करने के लिए, कल्पना कीजिए कि आपके मोहल्ले में किसी घर में चोरी हो जाती है,
आपके एरिया में, मोहल्ले में, आसपास में कहीं